Hello and welcome to my channel Swastika Motivates. I hope you all are doing great. तो आज हम जो न्यूज़ेस डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहली न्यूज़ है ट्राइलेटरल कॉन्फ्रेंस के बारे में। इंडिया, ईरान और अर्मेनिया इन तीन देशों के बीच रिसेंटली कंडक्ट की गई ट्राइलेटरल कॉन्फ्रेंस। ट्राइलेटरल वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए। ट्राइलेटरल मतलब यहाँ पर तीन देशों के बारे में बात की जा रही है। पहला है अपना प्यारा भारत, दूसरा है ईरान, तीसरा है अर्मेनिया। ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कॉन्फ्रेंस 12th ऑफ दिसंबर को कंडक्ट की गई है। 12th ऑफ दिसंबर 2024 को कहाँ पर कंडक्ट की गई है? तो ये कंडक्ट किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है। एक्चुअली ये जो है ना, ये सेकंड एडिशन है इस कॉन्फ्रेंस का। ये इस कॉन्फ्रेंस का सेकंड एडिशन है। तो क्या-क्या बातचीत यहाँ पर करी गई है? यहाँ पर बात की गई है किस तरीके से हम रीजनल डेवलपमेंट कर सकते हैं तीनों कंट्रीज के साथ, किस तरीके से हम कनेक्टिविटी के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, साथ ही ट्रेड कैसे हम और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, टूरिज्म को किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है और इन तीनों देशों के बीच किस तरह से कल्चरल एक्सचेंजेस किए जा सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स पे बात हुई। ठीक है। और एक चीज जो कि है INSTC के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि डेफिनेटली ट्रेड वगैरह जो किया जाएगा वो इसी कॉरिडोर के थ्रू होकर के किया जाएगा। आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो इमेज है इंडिया का, ये पोर्ट मुंबई जो कि कनेक्ट करेगा ईरान से होते हुए, अजेरबैजान से होते हुए, रशिया को फॉलो करते हुए और अर्मेनिया इस साइड से अगर जाएंगे तो यहाँ से अर्मेनिया को होते हुए ये पूरा जो INSTC है, ये पूरा कॉरिडोर है। राइट, रशिया वगैरह पूरे यूरोप को कवर करता हुआ ये कुछ इस तरीके से कॉरिडोर डेवलप किया गया है, जिससे हमारा ट्रेड काफी आसान हो जाएगा। हम आराम से ट्रेड कर पाएंगे। आप सभी ने एक पोर्ट के बारे में सुना होगा, जिस पोर्ट का नाम है चाबहार पोर्ट, जिसे भारत डेवलप कर रहा है, वो भी ईरान में। ये भी इसी वजह से डेवलप किया जा रहा है ताकि हमारे ट्रेड को काफी ज्यादा आसानी मिले। मुंबई का, गुजरात का जो पोर्ट है वो डायरेक्टली हम चाबहार वाले पोर्ट से कनेक्ट कर पाए और इजीली जो हमारा सामान है, जो भी गुड्स है, वो वहां तक पहुंच पाए। मेन फोकस भी ज्यादातर इसी पे रखा गया, चाबहार पोर्ट पे। ये हाईलाइट किया गया है कि चाबहार पोर्ट का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। इसके अलावा अब ये भी डिसाइड किया गया, जो अगली ट्राइलेटरल मीटिंग होगी वो कहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। तो अगली वाली जो ट्राइलेटरल मीटिंग होगी उसको कंडक्ट किया जाएगा ईरान में। ठीक है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आप इसे याद रखना। इंडिया तो एशिया का पार्ट है, ईरान भी एशिया का पार्ट है। इंडिया की कैपिटल यू ऑल नो, न्यू दिल्ली। ईरान की कैपिटल आप सभी को पता होगा, ईरान भी एशियन कंट्री है, ईरान की कैपिटल है तेहरान। पर जो अर्मेनिया है, अर्मेनिया, इसकी कैपिटल है येरेवन। येरेवन। ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा और क्लोज व्यू देख सकते हो, ये इंडिया का मुंबई वाला पोर्ट, इसको यहाँ चाबहार से कनेक्ट किया जाएगा। बंदर अब्बास, ये भी एक पोर्ट है। कैपिटल को होते हुए ये अजेरबैजान, बाकू, फिर उसके बाद अस्त्राखान, मॉस्को, बाल्टिक सी से होते हुए नॉर्थ सी, फिर सेल्टिक सी से पूरा कवर करते हुए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ से मेडिटेरेनियन सी, स्वेज कैनाल को फॉलो करते हुए ये पूरा कॉरिडोर, जिस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा बाय ऑल थ्री कंट्रीज, इंडिया, ईरान और अपना अर्मेनिया। ठीक है, ये तीनों। तो यही यहाँ से जो आउटपुट निकल करके आएगा, वो मेजर इन्हीं के बारे में ही बात की गई है। तो जो भी आपको जानना है वो इसके बारे में जानना है, INSTC किस किस पॉइंट्स को ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। इस न्यूज से केवल इतना ही। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट न्यूज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। तो हुआ क्या है, आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होगे, ये जो पर्सनैलिटी है इनका नाम है
पायल कपाड़िया, पायल कपाड़िया ये बन चुकी हैं फर्स्ट इंडियन फीमेल डायरेक्टर डायरेक्टर जो कि जिन्होंने रिसीव किया है गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन। याद रखना, अभी इन्हें अवार्ड दिया नहीं गया है, केवल और केवल जो इनकी डॉक्यूमेंट्री है, जो मूवी है, उसे नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, ये फिल्म का क्या नाम है, किस फिल्म की डायरेक्टर हैं ये? इस फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है अंडर गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट मोशन पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट मोशन पिक्चर के अंडर में इन्हें नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो कौन से नंबर वाला ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड है? ये होगा 82nd नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन फीमेल डायरेक्टर बन चुकी हैं जिनको इसमें नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में ये मूवी है? ये नॉन इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी है, दैट मीन्स ये हिंदी मलयालम लैंग्वेज की मूवी है, मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे नॉमिनेट किया गया है। ओके, इससे पहले भी अभी जब कांस फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था पेरिस में, कांस फिल्म फेस्टिवल को 2024 वाले की मैं बात कर रही हूँ, जब ऑर्गेनाइज किया जा रहा था पेरिस में, यहाँ पर इसी फिल्म को ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से नवाजा गया है इसी फिल्म को। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। इनके डायरेक्टर का नाम पायल कपाड़िया एंड दिस फिल्म का नाम ऑल वी इमेजिन एज लाइट। 2024 में ही इसे ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से नवाजा गया है जब पेरिस में कांस फिल्म फेस्टिवल को होस्ट किया जा रहा था। साथ ही कुछ और भी मूवीज हैं अभी रिसेंट की जिनको नॉमिनेट किया गया है। किरण राव जो कि डायरेक्टर हैं लापता लेडीज मूवी की, इंडिया की तरफ से इसकी ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है ऑस्कर 2025 में। ठीक है, इसी के साथ एक और फिल्म भी है, हाँ, वो ये है, कौन सी कैटेगरी से? लाइव एक्शन, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी से इसको नॉमिनेट किया गया है जिसका नाम है सनफ्लावर्स वर द वंस टू नो। इनके डायरेक्टर का नाम आपको याद रखना जरूरी है, डायरेक्टर भी पूछ सकता है। डायरेक्टर का नाम है चिदानंद एस नायक जी। ठीक है, इसको भी ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है अलोंग विद लापता लेडीज। ठीक है, तो अगले साल होंगे ऑस्कर्स, तो देखते हैं इंडिया से कोई लेके जाता है अवार्ड या नहीं। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू विलो चिप। आखिर क्या है ये? चिप्स खाने वाले चिप्स नहीं है, ठीक है। ये विलो चिप जो है इसको डेवलप किया है, सबसे पहली बात तो गूगल ने। किसे डेवलप किया है? किसने डेवलप किया है? गूगल ने, है ना। गूगल ने इसको डेवलप किया है जो कि काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है इन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, ये एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन का चिप है, इसको नाम दिया गया है विलो का, है ना। इसे नाम दिया गया है विलो का। ठीक है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजीली सॉल्व करने में सक्षम होगा, स्पेशली मैथ्स के प्रॉब्लम्स जो काफी टिपिकल होते हैं ना, ये आराम से एकदम इजीली सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो क्वांटम चिप आखिर होते क्या है? क्वांटम चिप के बारे में भी तो आपको जानना पड़ेगा। ये एक स्पेशल टाइप के चिप्स होते हैं जिनका प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो ये काम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे। क्वांटम मैकेनिक्स पे ये चिप वर्क करते हैं। रेगुलर चिप जो होते हैं, जो रेगुलर जो हम नॉर्मल अभी तक जो कंप्यूटर्स वगैरह में यूज किया जा रहा है, रेगुलर चिप्स, वो बिट्स पे वर्क करते हैं। बिट्स यानी कि 0 1 बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, इन पे वर्क करते हैं। पर ये जो विलो चिप होगा ये क्यूबिट पे काम करेगा, ये क्यूबिट पे काम करेगा, ईदर 0 और 1 और बोथ एट द सेम टाइम, ये दोनों पे एक साथ भी काम करने में सक्षम होगा। इसी वजह से
ये काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट काम करने में हेल्प करेगा, ठीक है? अभी तक जो हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, वो नॉर्मल चिप्स होते हैं। लेकिन अब जो चिप का इस्तेमाल किया जाएगा, वो कौन-सी चिप होगी? विलो चिप, जो कि काफ़ी मैथ के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व करने में कैपेबल होगा। डेवलप याद रखना आपकी डेवलप इसे किसने किया है? तो गूगल ने इसे डेवलप किया है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू अ स्पीशीज़ जिसका नाम है इंडियन रॉक पाइथन। क्यों ये न्यूज़ में आया? एक्चुअली क्या हो रहा था, तमिलनाडु में देखा गया है कि इसकी जो पॉपुलेशन है, वो डिक्लाइन कर रही है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इनके हैबिटेट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हैबिटेट का लॉस हो रहा है, जंगलों को खत्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके तमिलनाडु वाले रीजन में घटते जा रहे हैं। तो क्या इनकी खास बात है इंडियन रॉक पाइथन की? इन्हें एशियन रॉक पाइथन, एशियन रॉक पाइथन या हम ब्लैक टेल्ड पाइथन के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक टेल्ड पाइथन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। साथ ही ये काफी ज्यादा ह्यूज होते हैं, साइज में लार्ज होते हैं और नॉन वेनमस होते हैं, यानी कि इनके अंदर जहर नहीं होता। सुन के थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है ना, इनके अंदर जहर नहीं होता, इतने बड़े होते हैं फिर भी। सो आंसर इज यस, ये नॉन वेनमस होते हैं। इनका हैबिटेट है ग्रासलैंड्स, ये घास के मैदानों में रहते हैं। सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स वहां पर भी पाए जाते हैं। स्वैम्प्स वाले एरिया में रहते हैं और मार्शे मार्शेस वाले लैंड में रहते हैं। मार्शी लैंड्स होते हैं ना, वहां पर भी ये रहते हैं। एंड दे आर वेरी एक्सीलेंट स्विमर्स, ये पानी में काफी अच्छे से तैर सकते हैं। दे आर वेरी एक्सीलेंट स्विमर्स, ये पानी में बहुत अच्छे से तैर सकते हैं। तो आईयूसीएन की लिस्ट में ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये इनको रखा गया है नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में, मतलब धीरे धीरे इनकी जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। अगर हम इन्हें कंजर्व नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में ये विलुप्त हो जाएंगे। साइट्स के अंडर में इसे कौन से अपेंडिक्स में रखा गया है? तो इसे रखा गया है अपेंडिक्स नंबर सेकेंड। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में इसे रखा गया है स्केड्यूल नंबर 1 में, ठीक है? स्केड्यूल नंबर 1 में। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। तमिलनाडु में इसका पॉपुलेशन धीरे धीरे घट रहा है, अपने भारत में ये पाया जाता है ना? नॉन वेनमस होता है, इसमें जहर नहीं होते, काफी एक्सीलेंट ये स्विमर्स होते हैं। आईयूसीएन की कैटेगरी में ये नियर थ्रेटेंड की लिस्ट में आते हैं। ओके। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एशियन विमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप, जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई न्यूज है। रिसेंटली इसे कंडक्ट किया गया कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अपना भारत इसे होस्ट कर रहा था 2024 में। कब से कब तक? 3 से लेकर के 10 दिसंबर तक इसे इंडिया ने होस्ट किया है। पहले प्लान किया गया था कि इसे होस्ट किया जाएगा अल्माती, कजाकिस्तान में, पर बाद में इसे वहां से शिफ्ट करके न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया गया। फाइनल मैचेस जो खेले गए वो खेले गए जापान वर्सेस साउथ कोरिया, और यहाँ पर जापान ने इस टाइटल को जीत लिया है। एंड जापान ने इस टाइटल को दूसरी बार जीता है। इससे पहले जापान ने कब जीता था? तो जापान ने पहली बार जीता था इस टाइटल को 2004 में, और दूसरी बार जीता है 2024 में, ठीक है? तो हारा कौन? साउथ कोरिया। मैक्सिमम टाइम विनर कौन रहा इस चैंपियनशिप का? तो मैक्सिमम टाइम विनर भी साउथ कोरिया ही रहा है इस चैंपियनशिप का। कितनी बार जीता है साउथ कोरिया ने? 7 टाइम्स। तो भारत की क्या पोजीशन है? भारत एक्चुअली फिफ्थ पोजीशन वाला जो गेम हुआ था ना, इंडिया वर्सेस चाइना का, उसी में इंडिया बाहर हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर ये जो चिंगू चाइना है ना, इन्होंने जीत दर्ज कर ली थी। चाइना जीत गया था तो इंडिया बाहर हो गया, ठीक है? कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है, कौन इसे होस्ट करता है? इसे होस्ट किया जाता है बाय हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया। भारत में इसे होस्ट किया गया था ना, तो भारत में किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे होस्ट किया था? उसका नाम है हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया ने। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी कंट्री ने टाइटल जीता है? जापान ने मैक्सिमम बार, साउथ कोरिया ने। भारत फिफ्थ वाली पोजीशन वाला जो मैच हुआ था उसी में बाहर हो चुका था, तो इंडिया जीत नहीं पाया। और
फाइनली अगर एडिशन की बात करो तो ये 20th एडिशन था एशियन विमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप का। ठीक है, याद रहेगा। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज इंडेक्स। एक इंडेक्स को रिलीज किया गया है जिसका नाम है इंडियाज स्किल रिपोर्ट 2025। क्या कहा गया है इसके अंडर में? इसके अंडर में ये बोला गया है कि जो भारत की एम्प्लॉयबिलिटी है, भारत की जो एम्प्लॉयबिलिटी है अमंग ग्रेजुएट्स, जो ग्रेजुएट्स पीपल है ना, उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो आने वाले टाइम में 7% ग्रो करने वाली है। क्या ऐसा सच में है? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो एक्चुअली, बट स्टिल रिपोर्ट में आया है तो आपको तो जानना पड़ेगा ना। 7% इंक्रीज हो जाएगी आने वाले टाइम में, और ये बढ़ करके कितना हो जाएगा? 54.8% 2025 में। तो 2024 में इसका क्या हाल है? 2024 में क्या इसका हाल चाल है? 2024 में ये समथिंग 51.2% के अप्रॉक्स है, और आने वाले टाइम में ये ग्रो करके इसके भी पार चली जाएगी, 54.8% से भी आगे चली जाएगी। ऐसा इंडिया स्किल रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, वी डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी, बट स्टिल कहा गया है तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन है जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, प्रिपेयर करता है। तो वो है, पहली तो ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसे हम शॉर्टकट में CII के नाम से जानते हैं। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है AICTE, जिसका की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, प्रिपेयर किया है। डेटा 6.5 लाख स्टूडेंट्स को एनालाइज किया गया था, जिसके बाद इस डेटा को प्रिपेयर किया गया है। ये सब चीजें आपसे नहीं पूछेगा, आपसे बस ये पूछेगा कि क्या इसमें बोला गया है। तो बोला ये गया है मेंस के लिए, अब सबसे पहले आप जान लो मेंस के रिगार्डिंग क्या बोला गया है। मेंस का जो एम्प्लॉयबिलिटी परसेंटेज है वो 53.5% हो जाएगा 2025 में। तो 2024 में इनका क्या रेशियो है? वो है 51.8%। विमेंस के लिए क्या कहा गया है? विमेंस के लिए बोला गया है इनका जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट होगा वो डिक्लाइन कर जाएगा, मतलब 2025 में एम्प्लॉयबिलिटी रेट विमेंस की 47.5% हो जाएगी, जो कि करेंटली 50.9% है। विमेंस के लिए बोला है इन्होंने कि घट जाएगी, मेंस के लिए बोला है कि ये बढ़ जाएगी। ओवरऑल क्या होगी? ओवरऑल इंक्रीज होगी 7% से। ये ग्रेजुएट्स लेवल की बात हो रही है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ पर बढ़ेगी? सबसे ज्यादा टैलेंट कहाँ पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, ये सब मेजर हब बताए गए हैं टैलेंट के लिए। ठीक है, टैलेंट के लिए मेजर हब्स बताए गए हैं एज पर दिस रिपोर्ट। मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, जो इस रिपोर्ट में लिखा है ना, मैं वही सारी चीजें आपको बता रही हूँ। तो आप यहाँ से याद रखना कि मेंस और विमेंस के बारे में क्या कहा गया है, और ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी रेट के बारे में क्या कहा गया है, कितना ये बढ़ जाएगा। 7% इंक्रीज हो जाएगा 2025 तक। ठीक, आई होप आपने सारी चीज लिखी होगी। आप सारी चीज कीवर्ड्स एटलीस्ट अपनी कॉपी में नोट डाउन किया करो। और कभी काफी बार क्या होता है ना कि एक ही न्यूज काफी बार रिपीट करती है, तो आपको पिछला वाला और जो अभी आपने पढ़ा या आगे जो आएगा उससे रिलेटेड अगर न्यूज आती है तो आपको लिंक करना पड़ता है सारी चीजें। तो अगर आप लिखोगे नहीं, अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे, तो फिर रिवीजन कैसे करोगे? इसलिए खुद से नोट प्रिपेयर क्या करो, एंड कीवर्ड्स उसमें केवल मार्क किया करो। पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल कीवर्ड्स मार्क करें, सो दैट आपके एग्जाम में सारी चीज आप कर पाओ, है ना। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर हर जगह सेम होता है। अगर किसी भी एग्जाम के सिलेबस में करंट अफेयर मेंशन्ड है, तो करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सारी चीजें उस एग्जाम के लिए रेलेवेंट होंगी। तो इसमें कोई इफ बट या डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या जो यहाँ से मैं चीजें पढ़ा रही हूँ ये आपके एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स इज सेम फॉर ऑल। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं अपने भारत के, ऐसा बताया गया है, तो चाहे आप यूपीएससी का पेपर दो, चाहे आप किसी भी स्टेट PCS या SSC का पेपर दो, प्राइम मिनिस्टर विल बी नरेंद्र मोदी ही।
वो तो नहीं बदलने वाला ना। तो इसलिए अगर आपके सिलेबस में करंट अफेयर मेंशन है, देन आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल सफिशिएंट है जो भी चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ, न्यूज़ेज़ जितनी भी चीज़ें आपको बताती हूँ, वो सारी चीज़ आपके एग्ज़ाम्स में आएँगी, डेफ़िनेटली आएँगी। बस यूपीएससी किसी भी चीज़ को काफ़ी डीप में पूछता है, काफ़ी डिटेलिंग और एनालिसिस के साथ पूछता है, बट बाकी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं या जो आपके कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी आपको टू द पॉइंट वन लाइनर्स ही पूछेगा। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पर भी आती हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन अराइज़ नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, है ना? ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ न्यूज़। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। डेफिनिटली आई विल वर्क ऑन इट एंड स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइट? आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का चैनल आप यहाँ देख सकते हैं। स्वास्तिका मोटिवेट्स के नाम से है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाती है। जो भी लोग पीडीएफ की क्वेरी करते हैं, वो जॉइन करें टेलीग्राम। यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द पीडीएफ्स देयर एंड इंस्टाग्राम जहाँ पे मैं किसी टॉपिक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही होती है, उस पे मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ एंड दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। आप वहाँ भी जाकर के उसको देखा करो ताकि जो भी की पॉइंट्स मैं लिखती हूँ, वो आप वहाँ से नोट डाउन कर सको। ठीक है? ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।